राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज है हमारे साथ जाने माने अभिनेता दीपक डोबरियाल। नाम क्या है आपका? जी, नाम? कोमल। कोमल, बड़ा अच्छा नाम है। और आपका? हमारा लिख के बताएं कि देखे? मतलब? अरे हमारा नाम हाँ? पप्पी। पप्पी नाम है हमारा। अरे सच में, अब क्या करें, नाम ही ऐसा है, बदल दे, पप्पा कर दे। दीपक डोबरियाल एक जाने माने एक्टर। उत्तराखंड के पौड़ी में जन्मे दीपक डोबरियाल को बचपन में एक्टिंग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। दीपक डोबरियाल महज 5 साल की उम्र में दिल्ली आ गए। यहाँ 12वीं की पढ़ाई के दौरान एक पड़ोसी ने उनकी मुलाकात रंगमंच की दुनिया से कराई। दीपक डोबरियाल ने जो पहला नाटक दिल्ली स्थित मंडी हाउस में किया वो था बकरी, जिसके लेखक थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नाटक करते हुए उनकी मुलाकात जाने माने रंगकर्मी अरविंद गौड़ से हुई। अस्मिता थिएटर ग्रुप में दीपक डोबरियाल ने तकरीबन 6 साल रंगमंच के गुर सीखे। इसके बाद वो एन.के. शर्मा के थिएटर ग्रुप एक्ट 1 से जुड़े। दिल्ली में दीपक डोबरियाल ने तकरीबन 7 साल थिएटर किया। हमारी अजीज रियाया, इसी बरस हम अपना दारुल सल्तनत दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को ये जानकर हैरत हो रही होगी, हमारे साथ सिर्फ वही लोग हैं जिन्हें हम पर यकीन। दीपक डोबरियाल के कुछ चर्चित नाटकों में शामिल हैं गिरीश कार्नाड का तुगलक, रक्त कल्याण, धर्मवीर भारती का अंधा युग, विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस और जूलियस सीजर वगैरह। गटर में ही मिला था मैं इसको। जब फिल्मों में किस्मत आजमाने दीपक डोबरियाल ने मुंबई का रुख किया तो मुंबई में काफी संघर्ष का समय गुजरा। मुंबई शहर में आर्टिस्ट का कदर होगा, पर यहाँ तो साला हर चीज का भाव लगता है। वो 10 बाय 8 600 रुपया और 12 बाय 10 आखिरकार दीपक डोबरियाल को एक शॉर्ट फिल्म बॉम्बे समर में काम करने का मौका मिला। कितना मेहनत लगा है, हर एक को ब्यूटी मांगता है। चल छोड़। इसके बाद आई मकबूल, जहां से शुरू हो गया दीपक डोबरियाल का फिल्मी सफर। अरे ये ले। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे दीपक डोबरियाल की जिंदगी में मोड़ तब आया जब उन्होंने 2006 में आई विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा में रज्जू तिवारी का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। उस दिन पंचर हो गए थे हमारे मोपेड, इसलिए देर से पहुंचे। क्या हो रहा है यहाँ पे? बंद करो ये हवस का नंगा नाच। अनु शर्मा, बड़े शाहरुख खान बने घूम रहे हो हैं? पहले भी ये हुआ है, पहले भी वो हुआ है, मैं बताता हूँ पहले भी क्या हुआ है। 2011 में आनंद एल राय ने तनु वेट्स मनु और 2015 में इसी का सीक्वल तनु वेट्स मनु रिटर्न्स बनाई, जिसमें दीपक डोबरियाल के किरदार पप्पी ने दर्शकों के दिलों को बहुत गुदगुदाया और उन्हें हंसाया भी। नहीं, सफाई दो दे दी। ठा 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 गोली मारी निकले, काय की सफाई? पप्पी तो क्या कह रहा है? पप्पी पप्पी तो ये लेगा आपकी। अपने लाजवाब अभिनय के जरिए दीपक डोबरियाल ने कई पुरस्कार भी जीते हैं। Mr. Deepak Dobriyal from Tanu Weds Manu returns.
बहुत बहुत स्वागत है दीपक। नमस्कार सर। करीब 13-14 साल पहले आप मुंबई पहुंचे होंगे फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने जी। और अपने साथ आप दिल्ली से अपना थिएटर का जो एक्सपीरियंस है वो लेकर पहुंचे थे। तो जो शुरुआती बरस थे जब आप मुंबई पहुंचे, तो क्या सपने थे कि क्या करना है वहाँ? पहले तो ये था सर, मैंने यहाँ पे सारे जितने भी क्लासिकल प्लेस हैं वो सब किए हुए हैं। शेक्सपियर, ब्रेक्ट, डारियो फो, यूजीन ओनील, गिरीश कर्नाड, धर्मवीर भारती, इनके जितने भी नाटक हैं वो सब किए हुए हैं। उसके बाद जब वहाँ पहुँचा तो मुझे तो लगा यहाँ तो बड़ा ही आसानी से सारा काम हो जाएगा, यहाँ तो लोग मेरे लिए वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं। और लेकिन जैसे ही गया तो कहीं भी फिट नहीं हूँ। तो सब लोग बोलते थे यार बड़ा स्किनी सा बंदा है, ये पतला सा है, ये है वो है। तो एक भ्रम टूटा कि थिएटर में आप किसी भी फिजिकलिटी के हो, आप कुछ भी रोल कर सकते हो। मेरे को राजा का रोल भी किया हुआ है, मैंने एक बिल्डर का रोल भी किया हुआ है, सब चीज़ वो थिएटर में चल जाता है। लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस एक बहुत बड़ा भूमिका प्ले करती है इसमें। तो वहाँ पे कहीं भी फिट नहीं था, तो जहाँ भी जा रहा हूँ रिजेक्ट हुए जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ रिजेक्ट हुए जा रहा हूँ। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है उस पर कि यार कहीं भी फिट नहीं हो। कई जगह मैं ऑडिशन देने गया मेन लीड के लिए, लेकिन पता चला वहाँ से कॉल आ रहा है मुझे सर्वेंट के लिए, है ना, कुछ अलग रोल के लिए। मैंने कहा इसके लिए तो मैंने नहीं दिया था। तो कह रहे नहीं नहीं आपका ऑडिशन बहुत बढ़िया था, एंड तक फाइनल में 400 लोगों में से शॉर्टलिस्ट होते हुए 3 में पहुँच गए आप, 3 में भी आप बेस्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ से मेन लीड नहीं दे रहा है कोई और किसी ने नौकर के रोल के लिए बुला रहे हैं। तो कई बार गुस्सा आता है यार मैं ये क्या बकवास है, मतलब मैंने उसके लिए ऑडिशन ही नहीं दिया, तो आप कैसे जज कर सकते हो? आपको वहाँ पे कहाँ फिट लग रहा है? वहाँ आपने इस परफॉर्मेंस से उस परफॉर्मेंस को मान लिया कि अच्छा करेगा, तो इससे भी मान लो कि वो भी अच्छा करेगा। तो बट यहाँ मानते नहीं हैं, बहुत सारे लुक्स मैटर करते थे। तो ऐसे ही कर करके कई बार जहनियत भी हुई हो जाती है कि यार ऐसे ही साइड रोल मिलेंगे, ये है वो है। और 3-4 साल इसी जद्दोजहद में लग गए कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, घर भी चलाना है, अपने आप रह रहे हैं वहाँ पे, रेंट देना है, राशन का करना है, सब चीज़ें थी। फिर इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त FTIA से, वो एक शॉर्ट फिल्म बना रहा था 12-13 मिनट की, जो उनकी डिप्लोमा फिल्म होती है। तो उसने बोला कि यार आपको कास्ट करना है, एकदम फिट हो आप। मैंने क्या है रोल? उनका लीड रोल है और ऐसा है, और इसमें कहानी ये है, एक बंदा बिहार से आता है, पेंटर है और ऐसे। तो मैंने कहा ओके, और कौन है? और एक एक्ट्रेस का नाम बताया उन्होंने, सादिया सिद्दीकी मेरी दोस्त ने, वो थी। तो हाँ, फिर तो आप दोनों हो, लीड रोल है। मैंने कहा तो कितने, अरे वाह वाह क्या बात कर रहे हो, लीड रोल हमें कैसे मिल सकता है भाई? एंड फिर उसने बताया कि ये 12 मिनट की है। तो मुझे लगा यार फिल्म बनानी थी तो पूरी बना लो, 12 मिनट में क्या, कौन सा ऐसे है? उनका नहीं, ये डिप्लोमा होती है, ये पूरे हम जब पास आउट होते हैं तो इंडस्ट्री में जाते हैं और ये हमारा शो रील होता है, तो उस शो रील के जरिए आप भी ट्रैवल करते हो। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि चलो यार एक और स्क्रीन टेस्ट, वो भी एक काम के थ्रू, और मज़ा आएगा। तो उस चीज़ ने वो मेंटालिटी बदल दी कि हम सिर्फ साइड किक और ये वो रोल करने आए हैं, कि यहाँ पे वहाँ पे मुझे लगा कि हर आदमी एक कहानी है, हर आदमी के ऊपर एक कहानी बन सकती है। और बस फिर 1-2 साल और स्ट्रगल करने का मादा आ गया था कि हाँ यार वो करते हैं, हिम्मत आ गई थी कि नहीं नहीं करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं। तो फिर दोबारा कनेक्ट किया मैंने थिएटर से कि यहाँ पे जो रोल किए थे वो किए थे, लेकिन अब इस इंडस्ट्री का ग्रामर भी समझना ज़रूरी। तो वो समझा, और वो समझते समझते चीज़ें बनती चली गई। जो शुरुआती नाकामियाँ होती हैं वो इंसान को बहुत दिनों तक याद रहती हैं। जी। हमारे लिए याद कीजिए कि दिल्ली से मुंबई जाने के बाद क्या सपना था, और उस सपने से टकरा कर जो चीज़ें उसे तोड़ रही थीं या तोड़ने की कोशिश कर रही थीं, तो शुरुआती जो नाकामियाँ हैं उस पर आपका क्या रिएक्शन था? वो क्या नाकामियाँ थीं? नाकामियाँ सिर्फ एक ही थी सर, पैसा नहीं था। मैं कोई ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से नहीं जहाँ पे पैसा हो, ये भी है, घर से भी नहीं मंगा सकते, ये है। उसमें कई बार ये होता था कि पापा बोलते थे वापस आ जाओ, गलत फील्ड में चले गए, 2-3 साल बचे हैं, सरकारी नौकरी की उम्र भी चली जाएगी। तो इस तरह की बातें होती थी। तो वहाँ पे पैसा था जो आपको तोड़ता है शुरुआत में। और कई बार ये होता है कि लोग जब पैसे को ज़्यादा अहमियत दे देते हैं क्राइसिस में भी, तो मैंने क्राइसिस में भी पैसे को अहमियत नहीं दी,
मैंने कहा नहीं, ये क्राइसिस है, रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी भी किसी भी क्राइसिस में मुझे अपने काम को ही इम्प्रूव करना है, उसी के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो क्राइसिस सबके साथ होते हैं, हर स्ट्रगलर के साथ क्राइसिस कुछ ना कुछ रहता है, लेकिन उस क्राइसिस के दौर में वो अपने काम को कितना महत्वपूर्ण मान रहा है, कितना ध्यान दे रहा है उस पर, ये उसके ऊपर है। तो उस चीज़ ने पैसे के अभाव को निकाल दिया। रहा वो 4-5 साल रहा पैसे का अभाव वगैरह जो होता था, क्योंकि आप ठान के गए हो जब आप, क्योंकि कई बार होता था ये कर ले वो कर ले, सब लोग बोलते थे मेरे, तो ये कर लो वो कर लो, बट जो आपने प्लेस किए हुए हैं यार, मैं गिरीश कर्नाड का रक्त कल्याण किया हुआ है, मैंने तुगलक किया हुआ है, ब्रेख्ट का वो किया है, कोकेशन चौक सर्कल किया है, ये किया है, गुड पर्सन ऑफ सेजवान किया है, तो ये मैं कैसे कर लूँ यार। मतलब वो चीज़ें जो पुराने आपने नाटक किए वो रोकते थे कि नहीं कुछ भी नहीं करना। तो ये उन लोगों का भी थैंक्स है, उन स्क्रिप्ट्स का थैंक्स है कि उन्होंने वो टूटने नहीं दिया। वो कंटेंट आपके अंदर अभी भी था किसी भी क्राइसिस के दौर में। तो थोड़ा टाइम लगता था, दोस्तों को पैसा देना होता था तो उधार में चल जाता था, 2-3 महीने डिले कर देते थे, लेकिन सब कर देते थे बाद में। तो वो जो क्राइसिस था वो पैसा था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं रहा। आज भी पैसा मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल भी, कहीं भी। दिल्ली के जो एक्टर्स हैं जिन्होंने लंबा टाइम थिएटर किया, उनकी कहानियों में अक्सर ये बात आती है कि फिर एक ऐसा मोड़ आया जब हमको कोई किसी फिल्म में कास्ट किया गया और फिर इस नाते मुंबई की तरफ हमारा दरवाज़ा खुला। आपकी कहानी क्या है? क्योंकि आप तो करीब 7 साल आपने अरविंद गौड़ के अस्मिता थिएटर में किया और उसके बाद फिर आपने 1 साल आपने एक्ट 1 में इनके के साथ किया। हाँ जी। तो क्या सर्कमस्टांसेस थे कि जब आप मुंबई की तरफ जाने को तैयार हुए? सर बहुत हो गया था, क्योंकि थिएटर और दूसरा ये था घर का प्रेशर भी बहुत था। तो माँ अक्सर बीमार रहती थी, मतलब शादी का प्रेशर था और नौकरी का प्रेशर था। वो लोग कि कुछ जॉब करो, मतलब हम लोग सर पहाड़ों से हैं, गढ़वाल से, तो वहाँ के ज़्यादातर लोग जो हैं वो सरकारी नौकरियों में हैं। वहाँ पे अगर मैं कोई बिजनेसमैन 5 लाख रुपए कमा रहा है और एक सरकारी नौकर जो है वो 15,000 कमा रहा है, तो एक लड़की का बाप 15,000 वाले के हाथ में अपनी बेटी का हाथ देगा, क्योंकि सरकारी नौकरी है, एंड वो मैं कर नहीं रहा हूँ। तो ये सब बातें थी और अलग तरह का प्रेशर था वहाँ पे। और लगा कि मुंबई में 2-3 दोस्त थे जो कर रहे थे कुछ अच्छा, शुरू हो गया था उनका, रोलिंग शुरू हो गई थी पैसे की, तो मुझे लगा मैं भी कर दूंगा। तो और यहाँ पे जो दोस्तों का कॉन्फिडेंस था, अरे यार तू तो जाते ही वहाँ पैसों की छपाई कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। और मुझे भी लगता था हाँ चलते हैं, कॉन्फिडेंस था यहाँ पे। वहाँ गए तो वो सारा कॉन्फिडेंस बिखर गया। तो कुछ दोस्तों ने टिकट बुक करा ली थी, उनका एंथू था, उनके एंथू में मैं शामिल हो गया और मैं पहुँच गया। मेरा जाने का दम नहीं था, मेरा अकेले जाने का मुंबई कभी भी दम नहीं रहा था। वो 2 दोस्तों के एंथू में मैं निकल लिया वहाँ पे, एंड बिना तैयारी के गया था, तो भुगता 2-3 साल वहाँ पे। उसके बाद लेकिन जो आपका काम है वो आपकी स्पाइन है, वो वापस आपको ट्रैक पे ले आती है ना। कितने भी आप बिखर जाओ, कुछ भी है, लेकिन अगर आपने कहीं भी अपने काम को तवज्जो दी है, शिद्दत दी है, वो वापस आपको कहीं से भी उठा के वापस ट्रैक पे ले आएगा। तो वो वही काम वापस लाया। तो वही एक्सप्रेशन है जो ओमकारा में क्लिक हुए, वो पब्लिक ने अप्रिशिएट किए, फिर मेरे को और फिल्में मिलने लगी। तो मेरा वो वहाँ पे क्लैरिटी हो गई कि मेरा काम जो है वो इमोशन पे रहना, फीलिंग पे रहना, अपने काम को और इम्प्रूव करते रहना, नए नए एक्सप्रेशन खोजना, वो मेरा काम है और वो मैं आज तक कर रहा हूँ। पंकज त्रिपाठी ने हमसे कहा कि नए एक्टर जब आते हैं, उस ज़माने में जब वो खुद पहुँचे थे, तो यारों ने कहा कि यार और सब तो छोड़ दो, अपना आदमी तो एक ही है, वो है राम गोपाल वर्मा। उसी के इर्द गिर्द चलो घूमते हैं, वहीं पर कुछ काम, कुछ एंट्री मिलेगी। हाँ जी, हाँ। खुद आप जब पहुँचे तो आदमी अपने लिए अपना एक स्पेस खुद ही तय कर लेता है कि मेरे अंदर जो कैलिबर है उसको पहचानने वाला या उस तरह का काम मिलने वाली कौन सी जगह होगी। जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी, मेरा भी यही था। सीधा राम गोपाल वर्मा जी के ऑफिस जो जुहू में हुआ करता था उन दिनों, तो 2 साल में लगातार महीने में 2 बार मैं फ़ोटो डालने जाता था और खड़ा हो जाता था। एक रिचुअल बना हुआ था कि रामू की नज़र पड़ जाए, बस ये कौन है दाढ़ी वाला बंदा। तो सभी दाढ़ी वाले थे वहाँ पे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद ये बन गई थी कि यही है यार हमारा गॉडफादर जो आगे चल के हमें, मतलब यही ले सकता है हमें। और वो चलता रहा। जब 3 साल हो गए तो मुझे लगा यार बहुत हो गए दर्शन, मतलब हो ही नहीं रहा है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो एक बार जितना फ़ोटो का बंडल था मेरे पास, कुछ 25-30 फ़ोटोज़ रही होंगी, एक फ़ोटो 5 रुपए की आती थी उन दिनों।
बिग बॉर्डर के साथ हम करते थे। सबके पीछे 3-3 दोस्तों के फ़ोन नंबर लिखे हुए थे, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी थी, अगर ये नंबर नहीं मिला, कोई बुला रहे हो, ये नंबर 3-3 नंबर रहते थे। तो वो सारा बंडल मैंने रामू जी के ऑफिस में ऐसे करके वहाँ पे डाल दिया, भाई ये ले लो, बुला रहे हो तो बुला लो, ये लास्ट बार आया हूँ, इसके बाद नहीं आऊँगा। और फिर मैं नहीं गया वहाँ पे। और कट टू फिर 6 साल बाद मुझे रामू जी ने खुद बुलाया इसके लिए, नॉट ए लव स्टोरी के लिए, वही एक लीड रोल में। तो फिर भी एक वही है कि ऐसे नहीं हो गया कि मैं बहुत बड़ा हो गया उस टाइम पे, मैं वही स्ट्रगलर एक्टर ही हूँ, सब जगह उसी तरह से काम कर रहा हूँ। लेकिन उस आदमी ने मुझे लीड रोल दिया जिसे कोई सोच भी नहीं सकता, एक पोस्टर बॉय बना दिया वहाँ पे, जुहू में, अंधेरी में, सब जगह पोस्टर लगे हुए हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा यार ये तो यार वाकई में इस आदमी की रिस्पेक्ट है, क्योंकि डेयरिंग जो है, जो दाव लगाने वाला है और बिना किसी उसके के, कई लोग होते हैं जो गिनाते हैं कि मैंने ये किया वो किया, वो बिना गिनाए जो डिजर्विंग है, यार ये बंदा चाहिए, आई नीड दिस गाय, वो उठा के वो बना देते हैं। तो वही हुआ जो, लेकिन बाद में हुआ, पहले 3 साल नहीं हुआ, वो बाद में जाके वो पहचाने और उसमें हुआ। आप अपनी शुरुआती जर्नी में अपने एक दोस्त राजेश डोबरियाल को याद करते हैं, इसके अलावा आप अपने एक चाचा को याद करते हैं जो मौसम विभाग में कहीं नौकरी करते थे, और जिन्होंने इस बात को, ताऊ आपके, हाँ, जिन्होंने कम से कम ये समझा कि जो रास्ता आपने चुना है उस पर आपको विश्वास करना चाहिए, उन्होंने उस पर विश्वास जताया और बहुत मनोबल बढ़ाया। हाँ जी। अगर उस शुरुआती दौर की याद करें तो आप किन सर्कमस्टांसेस में नाटक करने लग गए होंगे? क्या स्कूल के दिनों में भी आपके अंदर कोई नाटक की कोई क्षमता आपको अपने अंदर समझ में आई थी क्या? जी, स्कूल के टाइम पे ये था कि हमारा गवर्नमेंट स्कूल था ये बेगमपुर, STCM MTC कॉलोनी के वहाँ पे, यहाँ दिल्ली में। तो वहाँ पे, हाँ जी, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक सीनियर वो अटेंडेंस लेता था, और सारी जो क्लासेस हैं वो बैठी हुई है, 6ठी से लेके 12वीं तक के सारे सेक्शन बैठे हुए हैं। वो बोलता था रोल नंबर 1, और हर क्लास का एक खड़ा होता था और मॉनिटर अटेंडेंस लगाता था। तो वो आया नहीं एक बार, तो हमारे जो PTI सर थे उन्होंने कहा कि भाई अटेंडेंस कौन लेगा? तो मैं थोड़ी बहुत मस्तियाँ करता रहता था, तो दोस्तों ने कहा ये लेगा सर, ये लेगा, और हाथ खड़ा कर दिया। और मैंने कहा चलो, खड़ा हो गया, और जैसे ही मैंने पब्लिक को देखा तो हालत ख़राब हो गई कि, और वहाँ से अटेंडेंस लेनी मैंने शुरू की, और मैं फिर थोड़े दिनों में स्टाइल भी आ गया, रोल नंबर 1, 2, 3 बात करते हुए भी ये सब चलने लग गया। तो एक फियर हट गया, पब्लिक का एक फियर हट गया। तो वो जो दोस्त हैं, राजेश भी मेरे ही क्लास में पढ़ता था, और 12वीं के टाइम पे ये था कि यार अब क्या करें, कॉलेज तो जाएंगे, कुछ कॉलेज के साथ भी कर लें। तो वो पत्रकारिता में चले गए 2-3 दोस्त मेरे, कुछ जर्मन लैंग्वेज सीखने लग गए, और कोई एक कार्गो का काम करता है, एक CA बन गया है। मुझे फील्ड समझ में नहीं आ रही थी कि कहाँ जाऊँ ऐसे करके कि तो मैं अकेला सा रह गया था उस दौरान। फिर मुझे अचानक से थिएटर का पता चला कि RLA कॉलेज के कुछ लड़के हैं, तो राजेश डोबरियाल ने ही बोला कि यार यार भाई हमारी कॉलोनी में एक लड़का है मुरली, वो एक नाटक कर रहा है, तो तुम करोगे? वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो करता रहता है मंडी हाउस में। तो RLA कॉलेज का एक प्ले था, मैं उनके साथ जुड़ गया, मैंने नमस्ते कि भैया मुझे करना है ये वो, और 12वीं से ही मैं उनके साथ शुरू हो गया। एंड वो नाटक मंडी हाउस में हुआ, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का बकरी प्ले कर रहे थे हम, उसमें करमवीर की भूमिका थी मेरी, और वहीं से अरविंद जी ने देख लिया, उन्हें बहुत अच्छा लगा नाटक, पीठ थपथपाई। तो वहाँ पता चला ये सबसे रेगुलर थिएटर करने वाले कौन हैं, अरविंद गौड़ हैं जो सबसे रेगुलर करते हैं। तो मैं उनके पास मिल गया। तो ऐसे कर करके यही दोस्त का एक हेल्प कि उसने समझा कि यार तुझे परफॉर्मेंस करनी चाहिए कुछ। हर टीचर जब पिटाई करता था मेरी, तो वहाँ पे परफॉर्मेंस होती थी हंसाने के लिए या कुछ डांटने के लिए। तो टीचर और मेरा, हर टीचर का 8वें पीरियड में कुछ ना कुछ इंटरेक्शन होता था, कुछ फ़नी सा। तो ये फ़न सिर्फ ये था स्कूल में। तो वहाँ से फिर वो अरविंद जी के साथ मैंने 6 साल शुरू किया और यहाँ किया। तो फिर कई बार जब वो वहाँ से मंडी हाउस की तरफ से जा रहे हैं रास्ते से, ऑफिस से, तो वो प्ले देखते थे और वो बोलते थे यार ये तो बड़ी अच्छी ग्रोथ हुई है तुम्हारी यार, ये तो बहुत बढ़िया यार। तो वे उन्हीं दोस्तों का थैंक्स है। जब मेरे ताऊ जी, पिताजी मना करते थे कि कहाँ पता नहीं किस लाइन में पड़ गया, अरे ये हम जैसे लोगों का काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, हीरो बनने चला, दाढ़ी तो कटाता नहीं है, ये है वो है, ऐसे घूमता है, बाल बड़े। तो जो ताऊ जी हैं वो, उनका सब लोग बहुत मानते हैं, बहुत ही लंबे चौड़े 6.5 फीट के हैं और बहुत ही प्यारी सी लैंग्वेज में बात करना ही, उसे करने दो, बहुत अलग फील्ड है, हमारे ख़ानदान में कोई सोच भी नहीं सकता इस फील्ड में जाने, उसे करने दो। तो उनकी बात से पिताजी चुप हुए कि अच्छा ठीक है।
तो साइंटिस्ट आदमी हैं, अंटार्कटिका में रहते हैं, मतलब 6-7-8 महीने पूरा वहाँ पे इंडियन स्टेशन और अमेरिकन और रशियन लोगों के साथ। तो वहाँ पे एक वो रहता है कि हाँ ये आदमी अगर कुछ बोल रहा है तो बड़ी बात है। ऐसा था। फिर पिताजी के ही ऑफिस के 1-2 बॉस थे, वो बोलते थे अखबार में पढ़ के कि कविता नागपाल जी ने, स्मिता निरुला या रोमेश चंद्रा जी ने कुछ लिखा, तो वो अरे तुम्हारा लड़का तो बहुत अच्छा कर रहा है, ये वो थिएटर में है, बताया नहीं, ऐसे से, अरे वाह वाह वाह। तो वो भी रहा, वो भी उसमें थे कि यार हो तो रहा है, तारीफ़ें तो हो रही हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, जॉब नहीं कर रहा है, खुद को सिक्योर करने वाला इसका कोई वो नहीं चल रहा है। तो ये सब चली, लेकिन उनका वो थैंक्स आज भी है कि उनकी बातों ने पिताजी के गुस्से को या उसको थोड़ा नरम रखा, कि ताकि मेरी जिद चल पड़ी थिएटर में। तो जिद मेरी आगे आपके जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? जी, वो यहाँ पे कटवारे सराय में गवर्नमेंट ऑफिस है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, तो उसमें वो सेक्शन ऑफिसर रिटायर हुए हैं अभी। तो वहाँ पे वो काम, पहले कैशियर थे, फिर वो सेक्शन ऑफिसर बने। और वो भी कई बार जो इधर उधर रामलीलाएं वगैरह होती थी STC MMTC कॉलोनी में, तो उसमें वो प्रॉम्प्टिंग किया करते थे। तो ये था, तो एक हल्का सा एक टच तो था कि हाँ, तो जो राम और लक्ष्मण थे वो हमारे घर आते थे कई बार चाय वाय पीने के लिए, तो बिना मेकअप के उन्हें देखने में बड़ा वो लगता था यार ये तो बड़े हैंडसम से बंदे ही तो, और हाँ ऐसे लगता था कि लक्ष्मण आया हमारे घर, लक्ष्मण आया तो सारे लोग कॉलोनी के इकट्ठे हो जाते थे। तो वो सब चीज़ें थी, वो प्रॉम्प्टर थे उसमें। आप लोग कितने भाई बहन हैं? जी, मेरे एक छोटा भाई है। आप बड़े? जी, आप मैं बड़ा हूँ। जी। और तब जब आप नाटक कर रहे थे यहाँ, तो फिल्मों को देखने या फिल्मों में जाकर कुछ अपना भाग्य आजमाने का भी कोई सपना साथ साथ पल रहा था क्या? जब आप यहाँ पर अरविंद गौड़ के साथ नाटक कर रहे थे? जी नहीं, जब मैं थिएटर में था तो सिर्फ थिएटर सोचा मैंने, कुछ फिल्मों में जाऊंगा ये सब था ही नहीं, ख्वाब में भी नहीं था कि यार यही ठीक है, बस थोड़ी सी अगर कुछ स्कॉलरशिप मिल जाए तो यहाँ पे हो सकता है, पर उसके लिए NSD जाना पड़ेगा, ऐसा भी था। तो लेकिन जो मैं इमोशनली कनेक्ट था ग्रुप के लिए ज़्यादातर, जो अस्मिता हो गया एक्ट 1 में उसमें है कि सारे क्राइसिस में हम वैसे नाटक करते थे कि फिर ये लगा कि नहीं अब वहीं चलते हैं। तो लेकिन जब यहाँ पे था 7 साल तो सिर्फ थिएटर किया, थिएटर में ही, और कुछ नहीं। हाँ, भंवर एक सीरियल आता था, तो रसिका त्यागी जो LSR कॉलेज से थी, तो वो TV18 में काम करती थी, तो जो भी इंडस्ट्री का या थिएटर का अच्छा एक्टर उसने देखा है वो उन्हें वहाँ पे कास्ट कर देती थी। तो मतलब आज तक की वो सबसे बेस्ट कास्टिंग डायरेक्टर हैं, मतलब ऐसे गिना जाता है। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे भंवर में सीरियल मिला, तो उससे थोड़ा सा पैसा आ जाता था, वो चलता था कुछ महीनों के लिए, तो वो एक हेल्प रही थोड़ी सी। तो लेकिन सिनेमा का तब कभी नहीं सोचा। तो दीपक जी, ये दिलचस्प बातों का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाएंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और बातें जारी रखते हैं जाने माने अभिनेता दीपक डोबरियाल के साथ। दिल से दिलों की बात। I was an actor by accident. सामने होने के बावजूद आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? न कोई शह, न कोई मात। जब मैं डायरेक्ट करता हूँ तो मेरे ऊपर एक स्टूडियो होता है कि पेट हमेशा ठीक नहीं होता। जिस इंसान के अंदर डिसिप्लिन है वो इंसान जो है जमीन से उठ के आसमान को छू सकता है। जिंदगी के सफर की कहीं अनकही बात। ऐसा मैं कुछ और कर लेता तो जो मैं और इससे बड़ा बन जाता तो मैं नहीं सोच सकता। अब मुश्किल है बताना किसका गाना कौन गा रहा है। कामयाबियां, नाकामियां, शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है। चुनौतियां और चिंताएं। फिल्मों से कोई भी गिला है, आपको समाज को ठीक कीजिए, वो खुद बहुत ठीक हो जाए। मेरे ख्याल में रुलाता नहीं हूँ, मैं रोता हूँ। अंतरंग चर्चाएं। ये बहुत बड़ा संगीतकार बनेगा, अपना सच बोलता है ये। आप में एक वर्सेटैलिटी होनी चाहिए। हल्की फुल्की चुटकियां। ये सिलसिला धुकधुकी का जो है वो हमेशा से कायम रहा है। तेरी अखियां दो नाली, तेरी बत्तियां दो नाली, लगे राइफल सा झटका तो हार तौबा। दिलचस्प दास्तानों का एक अनोखा सिलसिला। देखिए गुफ्तगू, रविवार रात 10:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे। स्वागत है एक बार फिर से। प्रोग्राम है गुफ्तगू और गुफ्तगू में
दीपक डोबरियाल हैं आपके साथ, जो कि आपके पसंदीदा अभिनेता हैं। दीपक, आपको जब ये देखते हैं कि थिएटर में जो आपने किया, वो कौन सी ऐसी चीज़ आपके अंदर थी जिसने एक लंबे टाइम तक आपको थिएटर में आगे ही आगे बढ़ाया और वो ताकत आपको, वो शक्ति आपको दी कि आप उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाएं, जबकि आप खुद किसी तरह के फॉर्मल ट्रेनिंग का पार्ट होकर, उसका हिस्सा होकर नहीं गुजरे? हाँ जी, यही था कि आगे बढ़ने के लिए था कि कमियां बहुत सारी थी, तो एक प्ले कुछ कमियां हटाता था, पता चला और कमियां हैं, तो इसी तरह से जो बड़े बड़े नाटककारों की जो पंक्तियां थी, लाइंस थी, तो मुझे उनके पीछे छुप के वो बोलने में बड़ा मज़ा आता था। यार ये लाइनें हम भी कभी बोल पाएंगे, ये हमारी ज़बान बन सकती है ये लाइनें, और वो बन जाती थी। तो उनके पीछे छुप छुप के अपनी कमियां दूर करते करते, और पता चला कि कमियों का तो पहाड़ है आगे, ज़रा सा आपने कोताही बरती नहीं कि वो पहाड़ मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा हो जाता है। तो डेली कुछ ना कुछ कमियां अगर हम साफ़ करते रहें या क्लियर करते रहें तो ज़्यादा कचरा नहीं रहता हमारे आगे। तो वही है। हाँ, जब लापरवाही आती है, ईगो आता है, आलस आता है, तब वो जो कमियों का पहाड़ है वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो है, तो उसको अपने लिए रोज़ कुछ ना कुछ साफ़ करते रहना चाहिए या कुछ सीखते रहना चाहिए। तो लर्निंग बहुत ज़रूरी है, जो मुंबई जैसे शहर में बस तजुर्बों के साथ होती है लर्निंग। किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है लेकिन नहीं टाइम मिल पाता है। स्क्रिप्ट साहित्य से ही वो जो है निजात नहीं मिल पा रही है। जो स्क्रिप्ट साहित्य जिसने जो लिखा वो पढ़ना है। आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि यार ये नया बंदा ये क्या लिखेगा, लेकिन आपको पता है कि कई जगह ये भी है कि बहुत वाहियात लिखा है लेकिन फिर भी पढ़ना है ना, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है किसी भी चीज़ का लेकिन फिर भी पढ़ना है। तो स्क्रिप्टें बहुत हो जाती है, तो जो असली का जो साहित्य है हमारा, बेसिक साहित्य जो है, हम वो तक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये चीज़ें एक थोड़ी वो रहती है, खलती है चीज़ें, मतलब ऐसे। पढ़ाई की बात आपने की जो कि स्क्रिप्ट पढ़ने या विश्व साहित्य पढ़ने या और दूसरा साहित्य पढ़ने से जुड़ी हुई है। खुद पढ़ाई आपकी क्या रही? जी, मैं ग्रेजुएट हूँ, हालांकि मैंने डिग्री नहीं ली है अभी यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस से। तो वो था कि तब तक लगा ही नहीं कि किसी काम की आ रही है पढ़ाई। सच में, मतलब जो पढ़ाई थी वो थिएटर में ज़्यादा अच्छी हुई है। वो जो नाटक थे वो मेरी असली पढ़ाई है। धर्मवीर भारती जी का अंधा युग हो गया, गिरीश कर्नाड जी का तुगलक हो गया, रक्त कल्याण हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया, ये सब जो हैं, जो नाटक थे वो मेरी असली पढ़ाई है। वरना और जो स्कूल और कॉलेज वाली पढ़ाई है वो सिर्फ पास होने वाली है सर, मतलब पास होने वाली मेंटालिटी। और मुझे खुशी है कि मैंने थिएटर में पास होने वाली मेंटालिटी से काम नहीं किया, कि वहाँ पे लगा कि नहीं यार कुछ नयापन नहीं, तो फिर वो नहीं, तो पास होने के लिए हो गए, ग्रेजुएट हो गए। तो डिग्री का भी मैंने उतना महत्व नहीं जाना, वो अभी भी DU में पड़ी हुई है। तो कुछ दोस्त बोल रहे हैं ले, तो मैंने कहा नहीं, तो वो कह रहे हैं हम कर देंगे। तो मैंने रिपोर्ट कार्ड्स भेज दिए हैं उनके, मार्कशीट वगैरह, तो अभी कर रहे हैं वो लोग। मैंने ठीक है, अब पासपोर्ट भी बन गया है तो वही रखते हैं। तो ये है, तो मतलब जो पढ़ना है उसके लिए वहाँ पे टाइम नहीं है। वहाँ पे मुंबई में सुबह जो है, पूरा दिन जो है वो 5 घंटे का होता है। ये सुबह हुई, ये शाम हो गई, है ना। यहाँ पे नॉर्थ की तरफ अध्ययन के लिए बहुत समय, मतलब यहाँ पे दिल्ली आके आपको लगता है आप बहुत अध्ययन कर सकते हो, आप समझ सकते हो, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो एकाग्रता के साथ। और पहाड़ों पे जाओ तो वहाँ एक दिन 72 घंटे का होता है, जहाँ से मैं हूँ गढ़वाल से। तो वहाँ तो शाम होती ही नहीं है, इतना नेचर इतना बड़ा है आपके सामने, वो आपके वो चैलेंज करता है, आप हार जाते हो नेचर के सामने। तो इतना बड़ा है वहाँ पे, एक दिन 72 घंटे का। वहाँ जाने तक का मौका नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मशरूफियत जो है वो 90% मशरूफियत खामखा की है, लेकिन आपको रहना है क्योंकि वहाँ पर है। तो यही है थोड़ा सा। एक एक्टर के लिए देखिएगा कि हर दिन एक सीखने का एक नया दिन होता है, और वो सीखना कभी ख़त्म नहीं होता, और आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। लेकिन जब आप एक्टिंग के फंक्शनल पार्ट की तरफ सोचते हैं, तो अपने शुरुआती थिएटर ट्रेनिंग के दौरान वो कौन सी ऐसी बातें थीं जिनको आपने गांठ की तरह बांधा, और उससे आपको अभी भी कहीं जब अटकते हैं तो आपको मदद मिलती है? उसमें एक चीज़ बड़ी प्यारी, 2-3 चीज़ें थी सर। एक था तुगलक की स्पीच, तो हमें पता नहीं था कैसे करना है, बस वो स्पीच कर लो तो आपको वो लगता था कि आपका पूरा गला ठीक हो गया, आपका जीभ जो है, ज़बान जो है वो सही चल रही है, एक्सप्रेशन आ रहा है। वो एक एक्सरसाइज के तौर पे हम करते थे।
तुगलक की स्पीच थी, तो आज भी कई बार जब नुक्ते इधर के इधर होते हैं, मात्राएं इधर की उधर होती हैं, कुछ कुछ हल्का सा जो अटकते हैं, फंबल करते हैं, तो वो स्पीच जो है वो वापस ले आता हूँ कई मामलों में। मतलब वो ये थी कि हमारी अजीज़ रियाया, काज़िम मुल्क का फैसला भी आपने सुना, और अपने इसको थोड़ा ठीक से परफॉर्म करके बताइए। जी, सिर्फ उसी के लिए हाँ, था। जी। ये परफॉर्म तो नहीं किया हमने, क्योंकि हम छोटा रोल करते थे उसमें। जो जैमिनी जी थे वो करते थे उसमें। वो था कि हमारी अजीज़ रियाया, काज़ी मुल्क का फ़ैसला भी आपने सुना और अपनी आंखों इस सल्तनत के कार इंसाफ को देखा, जिसके लिए अमीर गरीब, हिंदू मुसलमान में फ़र्क और इम्तियाज़ कोई मायने नहीं रखता। खुदा करे कि लम्हा हमेशा दरख्शां रहे और इसका नूर हमें अदल इंसाफ, बराबरी, अमन व तरक्की की अजीम मंजिलों की तरफ ले जाए। सिर्फ अमन ही नहीं बल्कि खुशहाल और बामकसद ज़िंदगी की तरफ। इस अजीम मकसद तक पहुँचने के लिए हम एक नया कदम उठा रहे हैं और जिसके लिए हमें आपकी हिमायत और तवाउन की सख्त ज़रूरत है। इसी बरस हम अपना दारुल सल्तनत दिल्ली से दौलताबाद ले जाएंगे। जी हाँ, आप लोगों को ये जानकर हैरत तो हो रही होगी, लेकिन इसे समझने की कोशिश कीजिए। ये किसी जालिम के दिमाग का फितूर नहीं, हम अपने वज़ीरों की मदद से बड़े गौर व खौज के बाद इस फैसले तक पहुँचे हैं। तो इस तरह का है, तो वो आज भी है, उसी क्लैरिटी के साथ वो चलती है। और भी कुछ चीज़ें हैं कि ये भी आता है कि यार जब पहली बार थिएटर में मुझे एक रोल मिला था तुगलक में, तो मुझे नौजवान सिपाही का रोल मिला था, जिससे तुगलक पूछता है कि क्या उम्र है तुम्हारी, एंड वो बोलता है कि 19 आलीजा, 19 उमंगों भरी उम्र है, सारे जहाँ को फतह करने की उम्र है ना। तो हम 21 के थे जब पहली बार दौलताबाद आए। तो वो जो स्पीच थी, और उसमें सिर्फ एक एक्ट था कि ये अंधेरे में तुगलक को ऐसे भाला पकड़ेगा, ऐसे करेगा, और उस भाले से वो लगेगा कि अरे ये तो तुगलक है, और फिर गुस्ताखी के लिए माफ़, और ये उसी एक एक्ट के लिए सिर्फ एक छोटा सा वो था। लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैंने महीनों करी, उस एक एक्ट की। छोटा सा कुछ नहीं है उसमें, एक भाले को कैसे करेगा, ऐसे रखेगा, ऐसे आएगा, फिर ये, तो स्टेप बाय स्टेप एक वो करता रहा। तो उस शिद्दत को याद कर लेता हूँ आज भी, जब इंडस्ट्री में लापरवाह हो रहा होता हूँ, जब ज़्यादा ख्वाहिशों की तरफ ध्यान जाता है, तो उस एक एक्ट को फिर से याद कर लेता हूँ, और वो जो बीज है वो फिर से आपको यहाँ पे भी वही शिद्दत के साथ ले आता है। जबकि यहाँ पे रोल बड़ा है ना, रोल बड़े होने लग गए हैं, लेकिन वही शिद्दत आपको फिर से यहाँ पे स्टैंड करा देती है उसी शिद्दत के साथ। तो वो है वो चीज़। खुद दूसरे लोग, जो दूसरे लोग हैं, वो अपनी एक्टिंग के प्रोसेस को अपनी अपनी तरह से समझाते हैं। आप आमतौर पर ये कहते हैं कि आप लाइनों पर जाते हैं, कि जो लाइनें कह रही हैं उसके साथ ही आप अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, और वैसे ही आपका अपना परफॉर्मेंस का तरीका है। जी, इसको ज़रा समझाइए कि क्या है। जी देखिए, जो लाइंस हैं, अगर चाहे गिरीश कर्नाड साहब ने लिखी हो, चाहे एक नए राइटर ने लिखी हो, अगर आप वो फिल्म कर रहे हैं, वो स्क्रिप्ट को प्ले कर रहे हैं, तो आपको उसको सबसे बड़ी दुनिया मानना पड़ेगा, चाहे किसी ने भी लिखा हो। तो जो आपका यकीन है वो किसी भी जगह दुनिया बसा देता है। वरना अगर जो नहीं मानता, वो ये सिर्फ ये मान ले कि गिरीश कर्नाड जी की लाइन है, मैं कुछ भी बोल दूंगा चलेगा, नहीं चलेगा। तो उन लाइंस को पहले शिद्दत से मैं देखता हूँ कि क्या है, इसको सच मानना पड़ेगा हर चीज़ को, ये है वो है। और उसके बाद धीरे धीरे आपके अंदर वो लाइन एक फितरत का रूप लेने लगती है, हरकत का रूप लेने लगती है। आप उसे विजुलाइज करते हो तो कई जगह जो सिर्फ लाइन्स है वो आपके एक्शन में तब्दील हो जाती है ना। तो वो जो चीज़ें हैं वो करते करते फिर परफॉर्मेंस आती है, तब फिज़िकलिटी आती है। क्या फिज़िकलिटी ये है वो है। अब जो आवाज़ है, जो आवाज़ है वो भी एक बॉडी है, मैं उसे एक बॉडी मानता हूँ। मैं उसे आवाज़ नहीं मानता जो सिर्फ गले से आती, वो दिमाग और दिल दोनों जगह पूरी बॉडी से आती है एक आवाज़। ज़रा सा यूँ होंगे तो वो आवाज़ एक बॉडी की जो वो है उससे आती है। वो भी एक बॉडी है, बॉडी का ही पार्ट है। लेकिन एज एन एक्टर हम लोग आवाज़ को अलग कर देते हैं और बॉडी को अलग कर देते हैं। तो ये मान लेते हैं फिज़िकल एक्टिंग है, ये मान लेते हैं ये मेंटल एक्टिंग है। तो ये एक थोड़ी छोटी छोटी जो एम्फेसिस हैं या क्राइसिस हैं, उन्हें ही हमने माना हुआ है एक्टिंग का, वो नहीं है। जबकि सब समावेश है सब चीज़ का। आपने मुझे किसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाया है और आप पहले आ गए, तो हज़ारों लोग हों वहाँ पे, मैं आपको पीछे से देख के पहचान लूँगा कि इरफान भाई वो बैठे हुए है ना। तो वो जो चीज़ है वो पूरी बॉडी बोल रही है। तो लेकिन एक्ट करते समय जो पुराने एम्फेसिस हैं कि कैमरा यहाँ लगा है तो मुझे ऐसे बैठना है ना, वो सब नहीं। आप अगर एक्ट कर रहे हो, आप सच्चे हो, तो आप ऐसे भी पूरे वही बयां कर रहे हो जो वो कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे करके जो रियल लाइफ में से ही इतनी लर्निंग हो जाती है, जो आपके
एम्फेसिस को तोड़ती है। बहुत सारे जो बने बनाए हैं या इंडस्ट्री में बने बनाए हैं जो आपने किसी और को करते हुए देखा है, उनको जब आप अपने हिसाब से तोड़ने लगते हो या उसके बियॉन्ड सोचने लगते हो तो नई नई चीज़ें सामने आने लगती है। आपने लाइन पढ़ी, फिर आप कुछ काम किए, फिर देखा, फिर अचानक दोबारा उस लाइन को देखा तो नज़रिया बदल जाता है। तो हर क्षण परतें दर परतें खुलती जाती है ना। अगर हम उसे एक ही तरह से कर लें या एम्फेसाइज कर लें कि यहाँ पे मैं इसे ये बोलूँगा, अरे यहाँ तुम थे वहाँ, ये नहीं करना है, वो अपने आप लाइनें बोल चुकी है। तो कई जगह जहाँ पे आपको एम्फेसाइज करना वहाँ नहीं करना, उसको सरलता से ले लेना है। किसी एक ऐसी चीज़ को एम्फेसाइज करना है जो कोई सोच भी नहीं सकता कि यार यहाँ से तो ये चीज़ें जो हैं, जो बने बनाए एम्फेसिस और इनसिक्योरिटीज़ है, जब तक हम उनसे आगे नहीं जाएंगे तो हम नयापन नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो मैं उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि जो नए नए पुराने एम्फेसिस शांत करूँ और नए एम्फेसिस लगाऊँ जो मुझे पूरे करने, है ना। तो और वो है, तो ये लगातार एक प्रयास रहता है, उसी के इन्हीं दो चीज़ों पे काम करता हूँ मैं, एम्फेसिस और इस पे इनसिक्योरिटीज़ पे। तो सब चीज़ का मिल जाता है मुझे। कहीं से भी कुछ देखें तो आपको 2 मिनट, मतलब सरलता। और इसका एक ये है कि मुझे सरल रहना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं सरल हूँ तो मैं किसी भी ऑकवर्ड या वियर्ड चीज़ को बहुत ईजिली पकड़ सकता हूँ, वो रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर मैं खुद ही अपने औ में हूँ और वैसे चल रहा हूँ और वो किसी को भाव भी नहीं दे रहा, देख ही नहीं रहा, तो मैं और क्या सीखूंगा। तो जो लर्निंग है वो सरलता से आती है। तो कोशिश करता रहता हूँ सरल रहने की, बहुत बार, कई बार फेल भी होता हूँ, लेकिन फिर वही वापस है कि हाँ नहीं, सरलता है तो फिर आप अलग अलग वैरायटी से कर सकते हो। आप सरल हो तो आप वियर्ड रोल भी कर सकते हो, कुछ भी रोल कर सकते हो। तो एक वो 2-3 चीज़ों पे रहता हूँ मैं। लेकिन ये जो सरलता की बात है, इसमें जब आप मुंबई जैसी जगह पे जहाँ आपको नेक टू नेक कंपटीशन में रहना होता है, क्या ये सरल रह पाना इतना आसान हो पाता है? क्योंकि फिर आपको अलग अलग जगहों पर जाकर ये भी प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, आप भी एक महंगी गाड़ी में और एक इस तरह की लाइफस्टाइल वाले आदमी हैं जहां आप नेगोशिएट कर सकते हैं और जहां आप बार्गेन कर सकते हैं। वही वाली एम्फेसिस की बात आ गई कि यार बड़ी गाड़ी होनी चाहिए तो आपको बड़ा रेट मिलेगा, लोग आपसे ढंग से बात करेंगे। मैं ऑटो में भी जाता हूँ सर, अभी भी ऑटो में भी जाता हूँ। एक गाड़ी है मेरे पास i20, वो भी है, उसमें जाता हूँ। पैसा उस गाड़ी की जो कीमत है उससे दुगने तिगने भी मांगता हूँ, ठीक है। ये सब भी है। ये आपके, मुझे गाड़ी से कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना है, मुझे अपने काम से कॉन्फिडेंस दिखाना है कि मेरे ये है कि क्या चीज़ है। तो जो मेरा काम है मेरी स्पाइन है, जो मैं बड़े से बड़े बैनर को भी ना कर देता हूँ कई फिल्में कि नहीं यार नहीं करनी प्लीज़ यार, मैं कर चुका हूँ इस तरह का, या वो है तो नहीं करनी। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या आम आदमी हो, मैं दोनों से उसी सरलता से बात करना चाहता हूँ, आइडिया रखना चाहता हूँ, आइडिया शेयर करना चाहता हूँ। ये है, उसमें ये नहीं है कि यहाँ पे बड़ा आदमी आ गया तो आप नतमस्तक हो गए, छोटा आ गया तो आप ईगो में आ गए, ये नहीं है ना। तो मैं दोनों से उसी तरह की वो लगातार एक मेंटेनेंस में बनाए रखता हूँ उस चीज़ में। तो ये गाड़ी वाड़ी मेरे लिए मायने नहीं रखती है, कुछ भी चीज़ या बड़ा घर लेना या ये लेना वो लेना, वो नहीं है। उसी तरह से रहता हूँ जैसे पहले था। जब भी कोई फिल्म होती है उसके बाद मैं कॉफ़ी हाउसेस में ही मिलता हूँ, निक्कर चप्पलों में दोस्तों के साथ, या जो नए लोग आ रहे हैं यूपी से, बिहार से, कश्मीर से, एमपी से, सब जगह उनके साथ मैं कुछ ना कुछ एज ए सीनियर थोड़ा ज्ञान बांटता रहता हूँ, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो वो लगा रहता है कि यार जो नए लोग हैं उनको पहले ये ना लगे कि इनके 2 साल बेचारे ऐसे ही चले जाएँ। तो कई लोग बात करने में भी डरते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो वो सब मैं उनको ब्रेक करता रहता हूँ और ये बताता रहता हूँ कि हर आदमी सिंपल है, आप अपने आप को सिंपल मानो। तो अगर कोई बड़ा आ गया तो उसके सामने आप बोल ही नहीं पा रहे हो, छोटा आ गया तो बदतमीजी तक आ गया, तो वो नहीं, दोनों से तमीज़ से बात करनी। तो ये चीज़ें रखता हूँ। तो जब किसी बड़े से बड़े प्रोडक्शन हाउस में गया तो पूरा आइडिया सुनता हूँ, कहानी क्या है, मज़ा नहीं आया तो यार नहीं कर रहा, ये और बता देता हूँ कि इसमें उसको ले लो या इसको ले लो, ये मैं बोल के आता हूँ 3-4 लोगों के ना। तो वो उसी सरलता का एक वो है, वो जो दम है। कई दोस्त बोलते हैं यार तू इतनी फिल्में मना कर रहा है, इसमें क्या तड़ी क्या है इस बात की। मैंने कहा तड़ी ये है यार कि जब कभी मैं किसी बड़े एक्टर के सामने एक्टिंग करता हूँ ना, तो ये जो ना है ना इंडस्ट्री में जो मैंने की है बड़े बड़े लोगों को, ये मुझे स्ट्रेंथ देती है कि मैं उनके सामने आइडिया शेयर कर पाऊँ, मैं उनके औ में ना आ जाऊँ, उनसे इंटिमिडेट ना हो जाऊँ,
है ना। तो ये मेरी पर्सनल लाइफ की भी एज एन एक्टर भी प्रैक्टिस है। तो वही सरलता का ही एक पार्ट है। तो ये है। और रही बात कंपटीशन की, तो मैं कंपटीशन में यकीन नहीं रखता। कंपटीशन में यकीन रखना होता तो ओमकारा के 1-1.5 साल तक मैंने काम नहीं किया, इसीलिए कि घर का प्रेशर हटा। जो प्रेशराइज कर रहे थे कि जॉब कर ले, शादी कर ले, है ना, वो सब नहीं करा। और मैंने इसीलिए कि मैं ऐसे बीच पे बैठा रहता था। जो तो खुद हिंदुस्तानी फिल्मों में जो एक्टर हैं वो, और दुनिया भर में जिनके काम को आप खुद देखते हैं, उनमें से कौन एक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि हाँ एक दिन मैं वैसा भी करूं? जैसे इंडिया में इरफान भाई और पंकज कपूर। मतलब इरफान भाई के साथ ये है कि मैं अभी साथ में काम कर रहा हूँ पहले से। मतलब मकबूल में मैं उनका राइट हैंड था। तो वो मैंने पहले एक्टर देखे हैं जो गिव एंड टेक करते हैं। वो अपने किसी एम्फेसिस और इनसिक्योरिटी में नहीं फंसे। वो चाहते हैं कि आप अपना बेस्ट दें, मैं तैयार बैठा हूँ। लेकिन अब बेस्ट ही क्या दें, मतलब कई बार ये भी लगता है कि और जो लोग हैं, तो वो है जो गिव एंड टेक करते हैं और जो अच्छा करता है उसे सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड यार, ये बहुत बढ़िया था, ये चीज़ें, ये बहुत अच्छी थी। तो वो इसलिए कि आप एक नए एक्टर को भी पूरी तवज्जो दे रहे हो। तो ये एक बड़े एक्टर की, बड़े इंसान की निशानी है। सेम विद पंकज जी। मतलब मुझे जो ओमकारा में रोल मिला है वो पंकज कपूर जी की वजह से मिला है। उन्होंने मुझे ओमकारा में, ये मकबूल में देखा और उन्होंने विशाल जी से कहा, विशाल यार लड़का कौन है, मुझे इससे मिलना है, ये बॉडीगार्ड नहीं है, ये एक्टर है यार। एंड विशाल जी कह रहे हाँ दीपक, हाँ दीपक। फिर 2-3 प्रीमियर और हो गए, तो फिर उन्होंने बोला यार ये लड़का तुम कह रहे थे मिलाऊंगा इससे। फिर मुझे बुलाया गया ब्लू अम्ब्रेला में कि यार पंकज जी मिलना चाह रहे हैं यार, एक बार आ जाओ। मैंने कहा आता हूँ। और बच्चों की फिल्म थी, मैं चला गया डलहौजी। वहाँ पे फिर पंकज जी ने कहा, ऐसे कंधे पे हाथ रखा और बोला विशाल टेक माय वर्ड यार, ये एक्टर है, ये एक्टर है। एंड वो बात विशाल जी के माइंड में छप गई। एंड उन्होंने पंकज जी के सामने प्रॉमिस किया कि दीपक आगे हम काम करेंगे तो सॉलिड काम करेंगे, ये प्रॉमिस है। तो एक ये जो चीज़ें हैं कि सिर्फ आप अपना रोल नहीं देख रहे, आप देख रहे हो कि और भी क्या क्या अच्छा है। बड़े आदमी का जिसकी फिल्में आ रही है उसको तो सभी देख लेते हैं, उस बंदे को देखना जो वाकई में टैलेंटेड है, जो डिजर्विंग है। ये जो नेचर है ये इन दोनों के पास है, ये पंकज जी के पास और इरफान भाई के पास। एंड वो उनकी परफॉर्मेंस में भी छलकता है कि बेबाक फ्री, आ जाओ यार क्या खेलना है, मैं तैयार बैठे हूँ। ये जो चीज़ें हैं, ये जो ईज़ है, ये इंडिया में ये दो हो गए। बाहर तो ब्रांडो हैं, एक्ट्रेस में मेरिल स्ट्रीप है और ये जूलियट बिनोश है। ये लोग हैं जो मतलब लगता है कि यार हाँ इस लेवल का यार हम शुरू हों, और हो रही हैं यहाँ पे चीज़ें शुरू हो रही हैं। तो वो रखा है इन्होंने, एक मापदंड रखा हुआ है कि स्टैंडर्ड बनाया है इन लोगों ने, नसीर साहब ने, पुरी साहब ने, है ना। तो सभी हैं, सभी एक्टर तो सभी हैं, स्टार भी, बच्चन साहब भी हो गए, दिलीप साहब की, मतलब वो सब चीज़ें हैं। बलराज साहनी मेरा फेवरेट। तो जब भी कोई बोलते हैं तो मेरे फेवरेट तो एक्टर में तो बलराज साहनी है इस कंट्री में। उनकी गर्म हवा देख लीजिए, वक्त देख लीजिए, तो वो पूरा कैरेक्टर कैसे किया है वो मैं उस मामले में कोई कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने कोई कंप्लीट परफॉर्मेंस नहीं देखी जो गर्म हवा में बलराज साहनी साहब की है। इतनी कंप्लीट परफॉर्मेंस मैंने इंडिया में नहीं देखी। वो मेरे फेवरेट एक्टर हैं कि यार इस तरह का एक परफॉर्मेंस हो जहाँ पता ही ना चले कि परफॉर्मेंस है, बस चल रहा है, माहौल चल रहा है, समाज चल रहा है, क्राइसिस चल रहे हैं, मतलब वो कुछ ख्वाहिशें हैं। तो ये लोग हैं। तो दीपक, हम आपके बड़े ही उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आने वाले दिनों में आपसे एक से बढ़कर एक और दूसरी फिल्मों की उम्मीद करते हैं। आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया। शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू। गुफ्तगू में ये थे दीपक डोबरियाल, आपके पसंदीदा अभिनेता। कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर इस एपिसोड के बारे में feedback.rstv@gmail.com पर। बाबूजी 5 रुपए। 5 रुपए किस बात के? टॉयलेट जो यूज किया ना बाबूजी आपने। अरे यार हुई नहीं। अरे बाबूजी क्या बात कर रहे हो? अरे नहीं हुई भैया। अरे नहीं हुई तो नहीं हुई, हम क्या करें? नहीं हुई तो नहीं हुई। अभी बात सुनिए। कमाल है, बिना टट्टी के पैसे दे दे।